बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द लास्ट आवर में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा सियासी हालात इस नहज तक पहुँच चुके हैं कि PDM ने एक मीटिंग की है और मीटिंग करने के बाद ये एलामिया जारी किया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग जारी है उसका बायकॉट करेंगे। गाहे बगाहे ये पैगामात दिए जाते रहे कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। फुल कोर्ट की सदा को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया और जब 3 रुकनी बेंच समाअत करने वाला है तो उससे पहले वज़रा ने, इत्तेहादी जमातों के कुछ रहनुमाओं ने ये बयानात देने शुरू कर दिए हैं कि हम इसका बायकॉट करते हैं। उधर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी ऐसा ही पैगाम जारी कर चुके हैं। अगर अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया जाता है, फैसला आ जाता है और फैसले से भी पार्लियामेंट के ये रहनुमा इनकारी होते हैं तो उसके असरात पाकिस्तानी सियासत पे कैसे पड़ेंगे। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कहती है कि आईनी बहरान जो पैदा किया जा रहा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन अगर आईनी बहरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया जा रहा है तो फिर बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार क्यों किया जा रहा है। ये वो सवालात हैं जो पाकिस्तानी अवाम उसके जवाब जानना चाहते हैं। आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की मुआशी हालात कैसे होंगे, जिसका एक इंडिकेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ भी दे चुके हैं कि $500 तक पहुंच जाएगा। इससे केओस में किस हद तक इजाफा होगा, इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। खान साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। अली मोहम्मद खान साहब, आप देखिए कि PDM की तमाम जमातें जो हैं वो मुशावरत करने के बाद ये फैसला कर चुके हैं कि अदालती कार्रवाई का बायकॉट करेंगे। आप ये कहते हैं कि फुल कोर्ट भी तश्कील दे दिया जाए या ये 3 रुकनी बेंच सुने, हम तमाम फैसलों के ऊपर मिन्नो अमल करेंगे। अब इस पूरे सिनेरियो को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला कदम क्या होगा? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बहुत गलत तर्जमल है मौजूदा हुकूमत का, और जिस तरीके से ये रात के अंधेरे में आए हैं, वो दिन और आज का दिन कोई उनका ना पैर सही पड़ा है और ना इनसे कोई सही काम हुआ है। और एक काम इन्होंने अपने लिए सही किया है कि अपने जो करप्शन के केसेस थे वो इन्होंने माफ़ करवाए नायब तरामीम करके। लेकिन अब जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, 1997 में भी यही किया था और अब भी तकरीबन 30-25-27 साल बाद अब भी यही कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को, जजेस साहिबान को ब्लैकमेल करना, उनकी हर्जा सराई करना, थ्रेट करना, हर तरह से एक ऐसा माहौल क्रिएट करना कि अपनी मर्जी का फैसला ले सकें। इस बार ये कामयाब नहीं होंगे। मेरे ख्याल में इस बार 1997 की तारीख नहीं दोहराई जाएगी। उसकी वजह यह है कि आज पाकिस्तान माजी के मुकाबले में एक बिल्कुल बदला हुआ पाकिस्तान है, जागी हुई कौम है, और उसमें जो इस वक्त वकला बरादरी है और जो सिविल सोसाइटी है, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो सहाफ़ी बरादरी है, सब किसी भी सूरत में इस बात के लिए तैयार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ वो किया जाए जो आज से 30 साल पहले किया गया था। और मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब अपना फैसला कर चुके हैं, वो आइन के मुताबिक इंशाल्लाह जाएंगे, चाहे वो किसी को सूट करता है या नहीं करता। ये वही चीफ जस्टिस साहब हैं जिन्होंने अभी साल पहले हमारे खिलाफ भी बड़ा फैसला दिया था। उस वक्त इन लोगों को फजल रहमान साहब और इनकी जो सारी जो इनके गिर्द होते हैं, इनके सियासी गुरु तो मेरे ख्याल में फजल रहमान साहब ही हैं, जो अपना इलाका तो हार जाते हैं लेकिन यहाँ बंगला नंबर 22 में अपना जगह बना लेते हैं कश्मीर कमेटी में। तो उनके मशवरे पे ये लोग सारे चल रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस साहब किसी भी सूरत में किसी प्रेशर में आएंगे। जब इनके हक में फैसला आया, फजल रहमान साहब बड़े खुश थे, शहबाज साहब इसको आइन की जीत करार दे रहे थे और बिलावल साहब कह रहे थे कि पूरे कौम को सुप्रीम कोर्ट और उसके फैसले पे नाज है। तो अब क्या हुआ, और ये इनके खिलाफ फैसला कब से हो गया? अगर सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आता है कि आप फलानी तारीख को इलेक्शन करें, तो किसी सियासी जमात को इलेक्शन की तरफ लेके जाना, ये उनके खिलाफ फैसले कैसे हो गया? जब तक आप अवाम से डरते नहीं हैं। हम क्या करेंगे, आपका सवाल जो बुनियादी है, हम ये करेंगे कि हम आईने पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, हम किसी शख्सियत के साथ खड़े नहीं हो रहे। अता बंदियाल साहब हैं, जो भी हैं, आगे कोई और आ रहा होगा, पीछे कोई और गुजरे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, आइन के साथ खड़े हैं। हमारे खिलाफ भी फैसले आए हैं, हमारे हक में भी फैसले आए हैं। अब देखते हैं आइन के मुताबिक जो भी फैसला होगा, हम उस फैसले और आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे। अली मोहम्मद खान साहब, मेरे पास इतला ये है कि क्रैक डाउन शुरू करने लग गए हैं, इसलिए कि आप लोगों ने कह दिया, खान साहब ने भी कह दिया कि हम अब आइन के साथ खड़े होंगे। बड़ी तहरीक भी चलाना पड़ी, वकला के साथ तहरीक में शामिल होना पड़ा, जो भी हुआ हम आखिरी हद तक जाएंगे और आइन को सबोताज नहीं होने देंगे।
तो सुनने में आया कि उसमें आपका भी नाम शामिल है और भी बहुत से लोगों का नाम शामिल है। अब बड़ा क्रैकडाउन जो है वो आइंदा 48 घंटों या 72 घंटों में शुरू होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ इसके मुतबादल क्या करेगी, क्या हिकमत अमली बनाएगी अगर क़यादत गिरफ्तार हो जाती? देखें, ये तो बड़ा अजीब सा माहौल होगा कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करने लगी है और जो लोग आइन के साथ खड़े हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन करने लगे हैं। तो करने क्रैकडाउन तो क्या हो जाएगा उससे? पहले क्या हुआ है? इस वक्त फैसला हम सब ने ये करना है और कौम ने भी करना है। कौम फैसला कर ले, आइन के साथ जाना है या माजी की धुंधलकों में, अंधेरों में डूबना है। अंधेरों में तो वैसे ही डूबे हैं, 75 साल हो गए हैं। और अब जो हमारे लोग इस वक्त आटे की लाइन में जो कतारों में जो है वो फौत हो रहे हैं, ये और कुछ नहीं है, अल्लाह की नाराजगी है। अल्लाह की नाराजगी क्यों है? हमने अल्लाह से मांगा ये मुल्क कि अल्लाह हमें एक मुल्क दे जिसको हम तेरे हुक्म पे इंसाफ के साथ चलाएं, इंसाफ के साथ चलाएं। हमने क्या किया? उस मुल्क को नोच नोच के खा गए। जो हुक्मरान आए, जिस भी लेवल पे आए, वो तो मालामाल हुए, तबाह बर्बाद हुई। तो इस मुल्क की जो मिडिल क्लास है, वर्किंग लोग हैं, या जो लोअर मिडिल क्लास है, किसान है, हारी है, मजदूर है, या आप जैसे सहाफ़ी हैं, जो भी हलाल की खाता है, हलाल की कमाता है, मेहनती आदमी है, उसकी ज़िंदगी तंग कर दी गई है। तो मुश्किलात तो हैं। इस मुश्किलात से निकलने का रास्ता क्या है? क्या रींग के निकलें या इस जुल्म के खिलाफ एक आवाज़ उठाएं? मेरे ख्याल में आवाज़ उठाना बेहतर रास्ता है, क्योंकि यही अल्लाह का भी हुक्म है। अल्लाह फरमाते हैं कि ए दिलु अक़रबुल तक़वा, अदल करो, ये तकवा के करीब तरीन है। तो इसके साथ खड़े, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े, अदल के साथ खड़े, इंसाफ के साथ खड़े। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, जब आपकी हुकूमत गई थी, डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के ऊपर सू मोटो लिया गया था। तर्ज सियासत जो है ना, वो कारकुनान उसकी तकलीद करते हैं। मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि आपने भी सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई थी अदालत के खिलाफ। अब आपके हक में फैसला है तो आप अदालत के साथ खड़े हैं, जब आपके मुखालिफ फैसला था तो आप अदालत पे तनकीद कर रहे थे। यही सूरत हाल इस वक्त वफाकी हुकूमत के साथ है। ये तर्ज सियासत नहीं तब्दील होना चाहिए? ये तो मैंने परसों सुप्रीम कोर्ट के अहाते में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बात की थी कि देयर इज नो सच थिंग लाइक गुड सू मोटो और बैड सू मोटो। ये नहीं हो सकता कि आपके हक में हो तो गुड सू मोटो है, आपके खिलाफ हो तो बैड सू मोटो है। मैं अगर माजी पे नजर डालूं पिछले 10 साल की, जब से कम मैं पार्लियामेंट में हूं, तो मुझे 2 बड़े फैसले नजर आते हैं जो हमारे खिलाफ गए हैं, जिसका हम पे बहुत असर पड़ा है। एक धरने, जो हमने धांधली के खिलाफ धरना किया था 126 दिन का, उस पर जुडिशल कमीशन इंक्वायरी का बन गया था सुप्रीम कोर्ट के नीचे। उस पर बेशुमार उसकी हियरिंग्स हुई। इमरान खान साहब और मैं और हम सब लोग जाते थे, हमारी सीनियर लीडरशिप जाती थी। आखिर में उसका फैसला हमारे खिलाफ आया और ये कहा गया कि लार्जली जो है ये धांधली ज़दा नहीं थे। तो वो हमारी 126 दिन का धरना और सब चीज़ों के खिलाफ वो फैसला आया। हम में से किसी ने किसी जज को गाली नहीं दी, हम में से किसी ने ये नहीं कहा, इमरान खान साहब समेत, चेयरमैन समेत, कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। हमने किसी भी ने ये नहीं कहा कि ये फलाने का फैसला है, उसका फैसला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हमने सारे तस्लीम खम किया, दोबारा हम अपने मैदान अमल में आ गए। दूसरा जो सबसे बड़ा फैसला हमारे खिलाफ आया वो पिछले साल सू मोटो का था, जब हमारी हुकूमत जिसकी बुनियाद पे ख़त्म हुई। उसके बाद भी मुझे कोई एक हमारा सीनियर जिम्मेदार आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया वर्कर्स की नहीं बात करता, वो करोड़ों लोग होते हैं और सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा एक भी कोर कमेटी का जिम्मेदार आदमी, कोई साबित काबीना का मेंबर, चाहे जाए कि वाइस चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी असद उमर, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी या इमरान खान साहब, किसी का भी एक का भी बयान नहीं है जिसने ये कहा हो कि हम इस फैसले को नहीं मानते। किसी जज के नाम को लेके उसके खिलाफ हर्जा सराई की हो, जलसों में तस्वीरें निकाल के उनको उनके खिलाफ बदजुबानी की गई हो, या हमने ये कहा हो, हाँ ये बात हमारे वकीलान ने की कि लार्जर बेंच, लेकिन जब फुल कोर्ट उन्होंने नहीं बनाया तो उसके बाद फैसला आया और हमने सारे तस्लीम खम किया। ये फर्क है तरीक इंसाफ इन जमातों में। अली मोहम्मद खान साहब, आपने दुरुस्त कहा, हम उसको मानते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, आपने दुरुस्त कहा कि आपकी क़यादत की तरफ से कभी तनकीद नहीं। कल एक बड़ा अजीब सा वाक़या है कि मियां नवाज शरीफ साहब खिताब फरमाया और उन्होंने कहा कि अगर फैसला कुछ ऐसा आया तो डॉलर 500 रुपये तक चला जाएगा। क्या डॉलर को कंट्रोल मियां साहब कर रहे हैं, उनकी टीम कर रही है? इससे क्या मतलब निकाले? देखिए, मुझे एक बात बताएं, मियां नवाज शरीफ साहब क्या चे गुवेरा हैं? ये क्या खुदा न खास्ता इमाम खुमैनी साहब हैं? ये किस चक्कर में बाहर बैठे हैं? अगर आपको ना पता हो आपके नाजरीन को, तो मैं इत्तला दे दूं कि पाकिस्तान के कानून से इस वक्त वो एब्सकॉन्डर हैं। अंग्रेजी में एब्सकॉन्डर कहते हैं, उर्दू में मफरूर कहते हैं।
तो मियाँ साहब मफरूर आदमी हैं, वहाँ बैठ के स्पीचेस कर रहे हैं। अब तो छोटे भाईजान की हुकूमत है, अब तो कोई मसला नहीं है, सब पे खैरा है, सब कुछ ठीक है। आ जाओ इधर यार, पहले कानून और आइन को फेस करो, उसके बाद जो आपने बात करनी है वो करो। एक शख्स जो 3 बार का वजीर आजम है, वो पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचा के चला गया कि आज पाकिस्तान के पास जो है वो $4 अरब का फॉरेक्स रिजर्व है 75 साल बाद। और हमारा अजली जो एक हरीफ है हिंदुस्तान, वो $550 अरब के फॉरेक्स रिजर्व पे बैठा हुआ है। हमारा तो 3.5 साल का दौर गुजरा है, बाकी तो आगे पीछे सारे यही लोग बैठे हैं। तो इनसे कोई पूछे मियाँ साहब, ये जो आप कह रहे हैं 500 पे पहुंच जाएगा, फलाना पहुंच जाएगा, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह इस मुल्क पे बेहतर करेगा, लेकिन आप हमें भाषण ना दें और ये ना कहें मानूंगा नहीं मानूंगा। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात की है कि फजल रहमान साहब जो है, ये भी अफ्तार से पहले उनका बयान आया, पता नहीं अफ्तार से पहले तो लोग अल्लाह से दुआएं मांगते हैं अपने और अपने मुल्क को कौम के लिए। इनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पड़ी। मैं फजल रहमान साहब को भी सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि फजल रहमान साहब, आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होगा। आपका फैसला मानना या ना मानना उतनी ही अहमियत रखता है जितना सूरज निकलने के बाद चराग की अहमियत होती है। चराग रहे ना रहे, सूरज की रोशनी वो नजर आती है। आइए, पाकिस्तान रहेगा, सुप्रीम कोर्ट रहेगी, इंशाल्लाह पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान के अवाम रहेंगे, हक और इंसाफ रहेगा। बाकी अब इनको एक चीज बड़ी क्लियर है, क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से। इनको पता है अवाम इमरान खान साहब के साथ है। तो अगर इमरान खान साहब इलेक्शन जीत रहे हैं या अवाम उनके साथ है, तो इसका फिर मतलब यह है कि किसी भी सूरत में इलेक्शन रोको, चाहे आइन तोड़ना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट की हरसराई हो, चाहे जजेस पर अटैक हो, चाहे कुछ भी करें, किसी भी सूरत में इलेक्शन से भागें तो रान साहब इलेक्शन तो होंगे। अच्छा खान साहब, आपने ये बात की रिजर्व के हवाले से हुकूमत से सवाल करें तो वो ये क्लेम करती है कि हमने बैनुल अक़वामी जो अदायगियां थी उसके लिए $10 बिलियन तो दे दिए हैं, हम तो बैनुल अक़वामी अदायगियां कर रहे हैं, इसलिए हमारे रिजर्व जो है वो मेंटेन नहीं हो रहे। सेनेट के फ्लोर पे शौकत अजीज साहब उस वक्त मिनिस्टर थे और उनकी मिनिस्ट्री की बिहाफ पे मैंने एक ब्रीफिंग दी थी सेनेट के फ्लोर पे, मुझे याद पड़ता है, और बाकायदा हमने उसमें डिटेल दी थी कि जितने कर्जे मियाँ साहब के 13 से 18 वाले दौर में दिए गए थे, उससे ज्यादा हमने अपने 3.5 साल में भुगता दिए थे। अल्लाह ताला के करम से कि $5 अरब का जो है कोई 25 के करीब हमने जो है वो दिए थे। 25,000 अरब के करीब हमने जो है वो स्टार्ट लिया था 30 के करीब, और उसके बाद हम जब उसको लेके गए तो हमारा 5 अरब का हर साल का रिटर्न था, जो उनके मुकाबले में तकरीबन 1.5% जो है वो ज्यादा पड़ रहा था। तो जब हम छोड़ के गए हैं, जिस वक्त हम छोड़ के गए हैं $17 अरब का फॉरेक्स रिजर्व छोड़ के गए हैं, जो प्रोजेक्टेड 6 की GDP थी। अब सिंपल सी बात है, हम बहुत बुरे थे, हमसे नहीं चल रहा था, हम बहुत खराब थे, खजाना खाली था। तो जब हमारे दौर में 17 था, तो अगर आप 18, 20, 25, $30 अरब पे नहीं लेके जा सकते थे तो हम तो बहुत खराब थे ना आपके बकौल, और हमारे पास टीम नहीं थी। तो 6 की GDP पे चलने वाले मुल्क आज 2 या 2.5 की GDP पे क्यों आ गया है, या $17 अरब का फॉरेक्स रिजर्व का मुल्क आज जो है वो 3.5, पौने 4 अरब डॉलर पे क्यों बैठा है। हमारे से तो आपके फिगर्स अच्छे होने चाहिए थे ना, एक्सपोर्ट बढ़ जानी चाहिए थी। इंपोर्ट जो है आपकी इस वक्त, अभी थोड़ी देर पहले जो एक वीडियो आई है आपने देखी होगी, इसाक डार साहब से एक बिजनेसमैन कह रहे हैं अपना कमेटी मीटिंग में पार्लियामान की कि आपका फैसलाबाद, कराची, लाहौर सारा बंद पड़ा है, फैक्ट्रियां सारी बंद पड़ी हैं, वीराना बन गया है, कब्रिस्तान बंद, खुदारा रहम करें। कॉटन एक्सपोर्ट्स आपकी नीचे की तरफ जा रही हैं, आपकी इस वक्त एग्रीकल्चर ग्रोथ नीचे की तरफ जा रही है। तो एक तो फिगर मुझे बता दें, जो 1 साल तो हो गया ना जी, 1 साल भी काफी टाइम है, कुछ तो बेहतर आना चाहिए ना। अच्छा इमाम खान साहब ने भी तकरीर की और उसमें उन्होंने वाज़ेह कहा कि 90 दिन बाद तो वैसे ही आइनी तौर पर ये निगरान सेटअप भी ख़त्म हो जाएगा, यानी आइन मुअत्तल हो जाएगा। बिल्कुल, देखें पहली 90 दिन में इलेक्शन ना कराना गैर आइनी हो गया, उसके बाद 90 दिन बाद भी अगर यही हुकूमतें रहती हैं और फिर तो आइन मुअत्तल हो गया ना, फिर तहरीक इंसाफ क्या करेगी। देखिए, हम आइन और कानून की जद्दोजहद करेंगे और आइन के अंदर रहते हुए करेंगे, अपना एहतजाज भी करेंगे और अदालतों में भी जाएंगे, पिटिशंस करेंगे। अदालत आलिया है, अदालत उज़्मा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब मौजूद है। और इंशाअल्लाह मेरा ख्याल है कि इतनी जरूरत इनको नहीं होगी कि आइन को मुअत्तल करें और इस लेवल पे चले जाएं, क्योंकि जैसे ही वो टाइम फ्रेम खत्म होता है उसके बाद तो द वेरी नेक्स्ट डे जो हमारी केयर टेकर हुकूमतें हैं 2 सूबों में, वो तो आपकी खत्म हो जाएंगी। उसके बाद इनके पास कौन सा तरीका है, आइन के अंदर तो कोई गुंजाइश नहीं है। पहले कौन सा काम इन्होंने आईनी किया जो ये आइन को मानेंगे, यही तो एक सवाल है कि पहले इन्होंने कौन सा आइन माना है जो आप मानेंगे। राना साहब,
राणा साहब तो फिर देखे ना, ये तो फिर एक सियासी जद्दोजहद है, एक आईन और कानून के लिए एक जद्दोजहद है, वो करनी तो पड़ेगी, किसी ने तो करनी है, तो हम कर लेंगे। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, अगर आप देखें 15 दिन अभी है, 90 दिन मुकम्मल होने में, 15 दिन के बाद की तारीख दी गई थी 30 तारीख। अब उन दिनों में अगर आप अपनी तहरीक का आगाज़ करते हैं, ज़मान पाक से रैली निकालना चाहते हैं, तो गुज़श्ता आपकी तारीख को रोकने के लिए जो जवाज़ बनाया गया था वो खेल को बनाया गया था कि मैचेस जारी हैं। अब उन्हीं तारीखों के अंदर न्यूजीलैंड के फिर से मैचेस हैं लाहौर के अंदर, अगर फिर से वैसी ही पकड़ धकड़ का आगाज हुआ तो फिर क्या करेंगे? जहां मैच नहीं होगा उधर तो निकाल लेंगे ना। लेकिन देखिए 15 तारीख तक खत्म हो रहा था, पूरे मुल्क में तो मैच नहीं होगा ना, तो जहां मैच नहीं होगा वहां हम मैच डाल देंगे, सियासी मैच। तो इसका मतलब है पीटीआई मैच डालने का फैसला कर चुकी है अगर गैर आईनी काम हुआ। इस वक्त मुल्क में एक ही जमात है जिसके पीछे अवाम खड़ी है, अवाम को निकाल सकती है। एक रोड पे निकल के ये आवाज बुलंद करना कि आइन के मुताबिक मुल्क को चलाओ, और आइन कह रहा है कि इलेक्शन करो, आप आइन के मुताबिक अदालत के हुक्म फैसले पे अमल करो, इसमें कौन सा गैर आईनी, कौन सी जो है वो बात है। 15 तारीख पे आप जिस तरह फरमा रहे हैं वो खत्म हो रहा है, उसमें 14-15 दिन का गैप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया कि आपने 30 अप्रैल को जो है वो करना है। अच्छा, अब जो कल की हियरिंग में भी और परसों की हियरिंग में भी, परसों तो खैर रिक्यूज किया था, उससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में बारहा ये पूछा गया, और मंडे वाले दिन वजारत खजाना और वजारत दिफा के सेक्रेटरी साहबान को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया है कि उनसे ये पूछा जाए कि कितना वो उसमें अपना ड्यूटी वो पूरी कर सकते हैं। दोनों जमातों से, दोनों तरफैन से भी ये नुक्ता रखा गया है, अपोजिशन से भी जो आज हम हैं और हुकूमत वक्त भी, कि या तो आप आपस में बैठ के कोई डेट दे दें इलेक्शन की, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फिर डेट दे देगी। अच्छा, उसमें यह है कि अक्टूबर का 8 का तो उन्होंने डेट दे दी है, उसके बाद की तो नहीं है, उससे पहले ही कोई डेट आनी है। तो अगर उसमें किसी बात पे एग्रीमेंट होता है हुकूमत और अपोजिशन के बीच में, तो वो तो नूर अला नूर वाली सिचुएशन हो जाएगी। अदरवाइज फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला करेगी। तो आप देख लें, फिर हमारे हिसाब से जो कोई डेट्स बनते थे वो तो 30 अप्रैल है, जो आइन के मुताबिक जो फैसला आया है वो 8 अक्टूबर की बात कर रहे हैं। तो अप्रैल और अक्टूबर के बीच में जो भी डेट सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो है वो आती है, तो उसको फिर देखेंगे कि वो कितना काबिल अमल है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन तो इनको कराना पड़ेगा, या 2 महीने पहले या 2 महीने बाद में, उसके बगैर तो कोई चारा नहीं है। अली मोहम्मद खान साहब, ये बताइएगा, इत्तेहादी जमातों से या दीगर सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला किया गया। जमात इस्लामी के पास आज आपका वफ्द गया, असद उमर साहब गए। जमात इस्लामी के साथ मुशावरत का एक तो मंजर ये दिखाई देता है कि आप शायद उनके साथ अवामी तहरीक चलाना चाहते हैं, उनके पास स्ट्रीट पावर्स मौजूद है, लेकिन पार्लियामेंट में उनकी उस तरीके से नुमाइंदगी नहीं है। ये जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं, उनसे किस बुनियाद पर मुशावरत कर रहे हैं? आप ही के नज़दीक वो जमातें पाकिस्तान के अंदर एक बैरूनी साजिश के नतीजे में एक नई हुकूमत को मुसल्लत करने वाली थी? देखिए, जितने भी पाकिस्तान में सियासी जमातें हैं, चाहे उनका कोई एक भी मेंबर पार्लियामान में है, कुछ ऐसे भी हैं जिनका कोई मेंबर पार्लियामेंट अभी तक मुंतखब भी नहीं हुआ, हम तो सबसे बात करेंगे। जो पाकिस्तानी हैं उनसे बात करेंगे, और मेरे ख्याल में ये तो अच्छी बात है कि अगर एक इनिशिएटिव हमने लिया है, मैं तो समझता हूं कि हमें पीपल्स पार्टी से भी बात करनी चाहिए, क्योंकि जितना मैंने ऑब्जर्व किया है और मुख्तलिफ मौके पे जो उनकी मेन लीडरशिप से बात आई है सामने, वो तो यही है कि वो तो ना इलेक्शन पोस्टपोनमेंट के हक में इतने ज्यादा हैं, और वो तो चाह रहे हैं कि वक्त पे इलेक्शन हो। हाँ, हुकूमत का हिस्सा है तो किसी न किसी लेवल पे उनको सपोर्ट करनी है। आपसे राणा साहब सवाल करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती है कि आपके खिलाफ जो साजिश बनाई गई थी वो जरदारी हाउस में बनाई गई। देखिए, वो तो एक और जो है तरफ बात चली जाएगी ना। हम तो आइंदा इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आइंदा इलेक्शन से ज्यादा कौन भाग रहा है? जो आप देखें तो शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में पीपल्स पार्टी की इंक्लिनेशन है कि इलेक्शन वक्त पे हो। मुस्लिम लीग नून की नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके पास इस वक्त पंजाब में मैंडेट नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में वैसे ही कभी वो मैंडेट नहीं ले सके, बलोचिस्तान में कभी भी उन्होंने अपनी जो है वो नहीं की, सिंध में उनकी इंटरेस्ट है नहीं। मियाँ साहब ने मुस्लिम लीग नून जो एक जमाने में चांस था, लेकिन उसको अपर पंजाब की जमात बना दिया, और वहाँ पीटीआई ने उनका जो है वोट जो है अपने साथ वो मिला लिया है। तहरीक इंसाफ इस वक्त पंजाब की सबसे मजबूत जमात है और पाकिस्तान की भी सबसे मजबूत जमात है। तो सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल कैपिटल जो लॉस हुआ है वो मुस्लिम लीग नून को हुआ है। अगर आप सिंध में देखें तो आखिरी पार्टी का इंटैक्ट है। आखिरी सवाल, अगर खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है फिर तहरीक इंसाफ क्या करेगी? देखिए, 15 तारीख तक 15 तारीख तक जो है वो इलेक्शन है, 15 तारीख तक जो है वो इलेक्शन है। 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 15 तारीख तक जो है वो इलेक्शन है।
तहरीक चलाएगी, तो इंशाल्लाह अदालतों से रजू करेगी, इस्लामाबाद की तरफ रुख करेगी, क्या करेगी? देखिए, पहले तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। इमरान खान साहब ने कोई कत्ल मुकातला तो किया नहीं है, ना कोई वो मुल्क के दुश्मन है, ना कोई वो करप्ट है, ना उन्होंने कोई असासे ऐसे बनाए, ना कोई ऐसा गलत काम किया है। एक गलत काम किया है, ये जुल्म को जुल्म कहते हैं, तो अगर वो गलत है तो उसकी सजा तो फिर मेरे ख्याल में जेल नहीं है। उसकी सजा में तो उनको दोबारा वज़ीर आज़म बनाना चाहिए, जो मुल्क के लिए इतनी जदोजहद कर रहा है। लेकिन तरीके जो होती हैं, तरीके लीडरशिप की जेल जाने से और तगड़ी होती हैं। लेकिन इंशाल्लाह मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई सूरत हाल बनेगी। अगर बनी भी तो हमारा प्लान बी सी सब तैयार है, लीडरशिप हमारी मौजूद है। और जो लोग कहते थे कि बड़ी बर्गर पार्टी है, उन्होंने देख लिया कि हमारी जमात के लोग मुश्किलात का सामने हमारे लोगों ने बहादुरी से किया है। और इतनी मुश्किलात के बाद भी, ये बात ध्यान में रखिए, इतनी मुश्किलात के बाद भी, तकलीफें जेलें सहने के बाद भी, जो भी हमारा कारकुन निकला है, लीडरशिप निकली है, उसने एक ही बात की है, पाकिस्तान जिंदाबाद। उसने पाक फौज की बात की है, पाकिस्तान की बात की है, आइन की बात की है, कानून की बात की है। तो इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ तो आइन और कानून की जदोजहद जो है वो पुरअमन जारी रखेगी। अदालतों में भी जाएगी, रोड पे भी जा सकती है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बेटर सेंस विल प्रिवेल। पीर का दिन, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने भी एक अच्छी नवीद सुनाई थी कि पीर वाले दिन अच्छी सूरज निकलेगा और अच्छे फैसले आएंगे। होपफुली कौम को एक नई राह मिलेगी और इंशाल्लाह इस मुसीबत से कौम निकलेगी। पीर को जो फैसला आएगा उस पर मिनवान अमल किया जाएगा, उससे बेहतरी के इम्कानात भी हैं, और अगर कोई गिरफ्तारी की कोशिश की जाती है तो प्लान बी भी तैयार है। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इस में मजीद बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा देखें तो सियासी मंजरनामे के बाद हिजानी कैफियत इस हद तक बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान के मौशी असरात में गैलप सर्वे के मुताबिक 73% पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के अंदर काफ़ी परेशान सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम कि किस तरीके से गुजर बसर होगा, हमें नहीं मालूम कि किस तरीके से मौशी दायराकार को वसी किया जा सकता है। उन लोगों की परेशानियां एक तरफ, दूसरी तरफ सियासी जंग भी जारी है और अदालत को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस पूरे मंजरनामे में बेहतर उनसर कौन पैदा करेगा? वो उनसर जो पाकिस्तान के हालात के अंदर बेहतरी को ला सके या पाकिस्तान को एक बेहतर समत में गामजन कर सके। तो मौजूदा सूरत हाल के अंदर क्या वफाकी हुकूमत इस हवाले से संजीदा दिखाई देती है? इसी बारे में बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। राना साहब, अगर देखा जाए माजी में आप ही ने कहा कि इदारों की तकरीम की जानी चाहिए। जब पहली बार सू मोटो लिया गया था आपकी हुकूमत लाने के हवाले से, उस वक्त से लेके अब तक आप लोग बबांगे दोहल ये बात करते रहे कि सुप्रीम कोर्ट की इज्जत व तकरीम होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बातें किया करते थे, लेकिन अब की बार क्या हुआ कि एक सू मोटो के ऊपर वफाकी हुकूमत लड़खड़ा गई है और वो पार्लियामान से बिल मंजूर करवा रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सुओ मोटो तो इस बिल के बाद भी बरकरार रहेगा, लेकिन जो एक फर्द वाहिद के पास पावर्स थी उसको कलेक्टिव विजडम की तरफ ले गए कि एक के बजाय 3 जो जजेस हैं वो इसका फैसला करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि सुओ मोटो कहीं अच्छे भी लिए गए होंगे, लेकिन मेजॉरिटी, अगर मैं कहूँ कि 90-95% जो सुओ मोटोज दिए गए उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ अवाम को। बल्कि मैं तो समझूंगा अगर ये बिल 10 से 15 साल पहले आ जाता तो शायद पाकिस्तान जहां पहुंचा है वहां पहुंचता ही ना। इसके अंदर स्टील मिल की अगर मैं बात करूं, रिकोडेक की बात करूं और डैम फंड, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सुओ मोटोज दिए गए, लेकिन वो कोई मानी खेज नहीं थे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट को ट्रायल कोर्ट बना देते हैं सुओ मोटो लेके, तो फिर एक फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाती है, राइट ऑफ अपील। तो ये जितनी भी तरामीम की गई, मेरे ख्याल से जो लॉयर फर्टर्निटी है या जो लीगल मैटर्स को समझते हैं वो इसको सपोर्ट ही करेंगे। टाइमिंग के ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन टाइमिंग मैं समझता हूँ कि अच्छा इकदाम जब भी ले वो उसको उसके ऊपर डिबेट नहीं होती। ये अच्छा, राना साहब आपने कहा इसे 15 या 20 साल पहले कर लेना चाहिए था और ये बड़ी लेट होगी। तो क्या 15-20 साल पहले तो इक़्तिदार में आप लोग ही थे, जो इत्तेहादियाँ यही थे। PTI तो पिछले 3.5 साल इक़्तिदार में रही, उसके बाद ख़त्म हो गया। तो 15-20 साल आप लोगों को ना करना, आप क्या समझते हैं, आपकी हुकूमतों की नाहली थी या कुछ और मामला? लेकिन इसमें एक बात और ऐड कीजिएगा, 19वीं तरमीम में चीफ जस्टिस को सू मोटो का इख्तियार आपकी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया था।
देखें, अगर दिया था तो ठीक तरीके से नहीं दिया गया और बिल्कुल इसके ऊपर कंसेंसस नहीं बनाया गया। एक सारों को इकट्ठा होके इस पे पहले फैसला कर लेते तो बिल्कुल ये नाअहली है पिछली हुकूमतों की कि वो इस तरह का बिल नहीं लेके आ सके और उससे जो है वो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। मैं एग्री करूंगा आपसे राना साहब। चलें, एक और बात तो बता दें, कल मियाँ साहब बड़े गरजे बरसे और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब तो माशाल्लाह तंदुरुस्त हैं, पूरा पाकिस्तान उनका मुंतज़िर भी है। मियाँ साहब अब कब पाकिस्तान आ रहे हैं? मैं आपसे हर दफ़ा ये पूछता हूँ और आप कहते हैं कि तैयारी है। अब कब आ रहे हैं पाकिस्तान? नहीं, मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ऐसी कि वो कब आ रहे हैं, लेकिन मेरी भी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान आए और उससे पार्टी को बड़ा फायदा होगा। तो आप नहीं चाहते कि मियाँ साहब नहीं चाहते पार्टी को फायदा हो? नहीं, मियाँ साहब भी जरूर चाहते होंगे, तो लेकिन फिर उनको बताएं ना पाकिस्तान ताकि लोग मुंतज़िर हैं इस बात के। देखें, मैंने तो पार्टी लीडरशिप को जहां जहां मुझे मौका मिला मैंने कहा कि मियाँ साहब के आने से पार्टी को बहुत फायदा होगा और इंशाल्लाह ताला वो जल्द जरूर आएंगे। लेकिन मेरे पास अभी कोई हतमी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कब आना चाह रहे हैं। जब होगी तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। अच्छा राना साहब, आपने वन मैन पावर शो की बात की है। कुछ इख्तियारात आइन तफवीज़ करता है जो सिर्फ वज़ीर आज़म के पास होते हैं कि पूरी कैबिनेट में से एक शख्स ने वज़ीर आज़म मुंतखब होना होता है। इसी तरीके से वज़ीर आला मुंतखब होता है, इसी तरीके से आर्मी चीफ होते हैं, इसी तरीके से दीगर इदारों के सरबराहान होते हैं। उनके पास जो इख्तियारात होते हैं वो निचली सतह पर दूसरे लोगों के पास नहीं होते। जब एक चीफ जस्टिस यानी काजी आला के मनसब पर एक शख्स फायज हुआ हो, आइन उसे इख्तियारात तफवीज़ कर रहा हो, तो वो इख्तियारात किस तरीके से बांटे जा सकते हैं? अगर वहां पे बांटे जा सकते हैं तो फिर दीगर जगह पे भी तरामीम कर देनी चाहिए, वज़ीर आज़म के इख्तियारात काबीना में बांट दें। वज़ीर आज़म के तो मैं समझता हूँ 100% इख्तियारात जो हैं वो काबीना के थ्रू ही हैं और वज़ीर आज़म खुद तो कोई इक़दाम शायद ले ही नहीं सकते। उनका हर इक़दाम काबीना को अप्रूव करना पड़ता है, तो वज़ीर आज़म तो काबीना के थ्रू ही ऑपरेट करते हैं। और जहाँ तक ये देखें सुओ मोटो की अगर हम बात करें तो दुनिया की जो जुडिशरीज हैं वहाँ कोई सुओ मोटो का इतना कोई रिवाज नहीं है। ये पाकिस्तान में ज़्यादा पाया जाता है। और देखें यहाँ तो मक्खी उड़ने के ऊपर भी सुओ मोटो लिए गए। तो एक अच्छी चीज़ है कि कलेक्टिव विजडम ले आया गया है। तो जहाँ एक दिमाग था वहाँ 3 दिमाग होंगे तो बेहतर है। ये तो एक खुशाइन बात है और इससे मैं समझता हूँ कि फ़ायदा होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी जुडिशरी के अंदर। और हमारी जो जुडिशरी है ना जी, उसकी जो रैंकिंग है दुनिया में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, वो 132वीं रैंकिंग है 140 में से। तो हमारी तो राना साहब हमारी हुकूमत की और हमारे रैंकिंग क्या है इस वक्त, ये भी आपको पता है। तो फिर इसमें बेहतरी लाने के लिए आपने 1 साल में क्या किया है? देखिए, हमने तो 1 साल में IMF का मुआहदा पूरा करने के लिए हर इक़दाम किया है और उसमें हमने अपनी सियासत जो है उसको दाव पे लगाया है। देखें, आखिरी साल है, ये एक ही साल आपका आखिरी साल है आपकी पार्टी का या हुकूमत का? नहीं, देखें, हुकूमत का ये आखिरी साल चल रहा है, बल्कि 11 महीने गुजरे। इस 11 महीने में हमने बिजली भी महंगी की, आखिरी साल के अंदर बिजली आपने सब कुछ ही महंगा कर दिया राना साहब। आपने, मैं आपके पुराने क्लिप दिखाओ, आपने मुझसे वादा किया था कि महीने बाद सब ठीक हो जाएगा। अब तो कई महीने गुजर गए। चूंकि यासर आपका हमसाया है वो तो सवाल नहीं कर सकता, लेकिन मेरा तो हक पहुंचता है, वो आपसे पूछो। मेरा आप क्लिप दिखा दे, मैंने बिल्कुल नहीं कहा होगा कि महीने बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये अभी बड़ा लंबा सफर है, ये कोई एक आधे साल का सफर नहीं है। पाकिस्तान कोई अगर आपको कहे कि चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी तो ऐसा नहीं होने वाला। बड़ा मुश्किल वक्त है और ये कंटिन्यू करेगा। यहाँ हमें बड़े संभल के फैसले करने पड़ेंगे माशी कि हम इस बहरान से निकलें। अच्छा राना साहब, ये बताइए कितने संभल के फैसले कर रहे हैं आप? खजाना कमेटीज के मेंबर भी रहे, बतौर मुआवन भी आपने खिदमात सर अंजाम दिए हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखें तो कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद कह गए हैं कि 500 पे भी डॉलर चला जाएगा। एक तो आपने ये कैसे एज्यूम कर लिया कि ये जो 3 रुकनी बेंच है ये फैसला आपकी मंशा के खिलाफ ही देगा? इमरान खान साहब तो कहते हैं कि इन्होंने हमारे खिलाफ भी फैसले दिए हुए हैं इन्हीं जजेस ने। आप पहले ही मफरूजात की बुनियाद के ऊपर कार्रवाई से लाताल्लुकी का इजहार क्यों कर रहे हैं? लेकिन सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा कि हो जाएगा 500 का डॉलर। उन्होंने कहा अगर गलत फैसले हुए तो फिर हो सकता है। और इसकी अगर आपने कंपैरिजन करना है तो जो तुर्की का लीरा था वो 4 लीरे का $1 था आज से चंद साल, 4-5 साल पहले। आज
19 लीरे का डॉलर हो गया, 500% उधर करेंसी डिवैल्यू हो चुकी है। देखिए दूसरा जो आपने बात की 3 बेंच वाली, तो हमारा बड़ा क्लियर कट मौकफ है इसमें कि जो मेजॉरिटी का फैसला है उसको माइनॉरिटी में नहीं तब्दील किया जा सकता। तो मेजॉरिटी का फैसला जो 5 रुकनी बेंच ने भी एक दिया हुआ है, आप उसकी भी हिमायत कर रहे हैं। काजी फायज ईसा साहब का 2-1 का है, उधर 5 का है कि जिसके मुताबिक इख्तियारात सुमोटो का सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है और उन्होंने बताया था हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी और जज के पास नहीं। देखें जो 4-3 का फैसला है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। जहां जस्टिस काजी फायज का फैसला है वो अभी का फैसला है, उसका आप एक अदालत वो क्या कहते हैं इंतजामी सर्कुलर से रजिस्ट्रार साहब उसको रद्द नहीं कर सकते। अगर उसका कंपैरिजन उस नौयत से नहीं किया जा सकता 5 मेंबर के फैसले से, ये एक अलहदा सब्जेक्ट के ऊपर अलहदा। राना साहब हम इस बहस में नहीं बढ़ते, वो अदालती मामला है, हम इस बहस में नहीं बढ़ते। आप कानून के भी एक बहुत ये मैं तालिब इल्म तो नहीं कह सकता, माहिर भी हैं, सारा कुछ है। क्या 90 दिन से ऊपर इलेक्शन जाने चाहिए? क्या 90 दिन बाद हुकूमत जो है अबूरी हुकूमत, निगरान सेटअप, क्या उनका वजूद आइन इजाज़त देता है? अगर ये दोनों चीज़ें आइन में इजाज़त देती हैं तो फिर आप मुझे उस आइन की शिक भी बता दें ताकि हम आवाम तक ये बात पहुंच सके। देखें जो ईसीपी है ना वो एक आइनी अदारा है, नंबर 1। नंबर 2 उसका फर्ज है, उसकी अव्वलीन ड्यूटी है कि उसने फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने। उस चीज के लिए ये भी उसका आईनी फर्ज है और यह आइन का हिस्सा है। उस चीज के लिए ईसीपी को तैयार होना पड़ता है। अगर वो फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करा सकती 90 दिनों के अंदर अंदर, तो ये भी वो अपने आईनी जो फराइज हैं या आइन के मुताबिक वो नहीं कर अपना। सर मैं वही जानना चाहते हैं, बता दें आइन की कौन सी शिक है जिसके मुताबिक वो कर सकते? नहीं देखिए ये तो हर जगह लिखा है कि ईसीपी का जो पहला अव्वलीन फर्ज है वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना है। अगर वो 90 दिन में फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करा सकती क्योंकि उसके पास जो है अगर वसाइल नहीं है या उसके पास वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं है और वो इलेक्शन जो है वो करा के वो फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट नहीं होते बल्कि मुतनाज़े हो जाते हैं, तो फिर तो वो एक तरीके से अपना कह लें कि आईनी फर्ज जो है अदाई नहीं कर रहा और जिस मकसद के लिए बना है वो पूरा ही नहीं हुआ। उसने एक आईनी अदारे ने आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कोशिश की इलेक्शन कराने में, ये 30 अप्रैल को वो नहीं करा सका, तो अब उसने डेट दे दी अक्टूबर की। तो वो एक जो आईनी अदारा है, जो इंडिपेंडेंट आईनी अदारा है, वो समझता है कि वो फ्री, फेयर इलेक्शन जो है वो फिर आप अगर इजाजत देता हूं, सिर्फ मेरा एक ही सवाल है, बिल्कुल फेयर इलेक्शन होने चाहिए, हर चीज़ होना चाहिए। मैं तो आइन की वो शिक जानना चाहता हूँ, कौम भी जानना चाहती है, जिसके तहत निगरान सेटअप 3 माह से ज़्यादा गुजर जाए, जिसके तहत 90 दिन में इलेक्शन की बजाय इलेक्शन कमीशन अक्टूबर उससे भी आगे ले जाए। मैं वो शिक जानना चाहता हूँ आइन की कौन सी है। हम इस पर तो कोई इतराज़ नहीं है कि वो बाख्तियार अदारा है, आइन के तहत चलता है ना, आइनी इदारा आइन के तहत चलता है। आइन की वो शिक क्या है? देखें आर्टिकल 254 कहता है कि अगर आप एक काम जो एक टाइम फ्रेम के अंदर होना है और उसको आप उस टाइम फ्रेम में मुकम्मल नहीं कर सकते और वो आप बाद में कर लेते हैं तो तब भी वो इनवैलिड नहीं होगा, वो इकदाम ठीक होगा। तो मेरे ख्याल से जो हकायक हैं, अभी सेंसस हो रहा है वो भी बड़ा अहम है। ये जो राना साहब ये जो सेंसस वाला मामला है ना, इससे तो फिर अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं दिखाई दे रही है, तो फरवरी में जाके मुकम्मल होगी, तो इसका मतलब है कि फरवरी के बाद तक इलेक्शन चले जाएंगे। मान लिया चले ये जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करे इसको एक साइड पर रखें। अभी फिल वक्त आप गुडविल जेस्चर के तौर पे, सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, पीटीआई उसे मानती है या आप नहीं मानते, ये एक अलग बात है। आप गुडविल जेस्चर के तौर पे ये बता देते हैं कि अगस्त की इस तारीख को हम कुली तौर पे असम्बलियां तहलील कर देंगे, 8 अक्टूबर को कुली तौर पे इलेक्शन होंगे। अगर आप ये ऐलान कर देते तो मामला हो सकता है कि कहीं ना कहीं नजरिया जरूरत पे ही आके खत्म हो जाता। देखें ये ऐलान तो मैं कर देता हूं आपके प्रोग्राम में कि हमारा अगस्त के अंदर टेन्योर खत्म हो रहा है और हम हुकूमत के अंदर नहीं होंगे। और ये जो इल्जाम हमारे पे ये इससे पहले भी आपने कहा था असेंबलियां तहलील कर दे पंजाब और केपी की तो हम इलेक्शन करवा लेंगे। नहीं देखें अगस्त 2023 के अंदर हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नहीं रहेंगे, ये असेंबलियां खत्म हो जाएंगी, इसकी मुद्दत खत्म हो जाएगी और फिर एक केयर टेकर सेटअप आ जाएगा। फिर ये जो आज हमारे पे ये उंगलियां उठा रहे हैं कि हम जान के जो है वो फोर्सेस नहीं दे रहे ईसीपी को या जान के हम पैसे नहीं दे रहे, वो ये बहस ही खत्म हो जाएगी।
नई हुकूमत आएगी जिसका मकसद यही होगा, जिसने इलेक्शन कराना है वो इलेक्शन करा देगी। मुझे बताएं राना साहब, जो नई हुकूमत आएगी वो राजा रियाज और आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब के मुतफिका फैसले से आएगी, और आपको हंसी भी आ रही होगी, आप जानबूझ के नहीं हंस रहे हैं, और आप समझते हैं कि ये भी मेरा तो ये भी मेरा तो आप उसको फेर समझेंगे? नहीं राणा साहब, तुसी दसो ना, यानी कि क्या राजा रियाज साहब ऑपोजिशन लीडर नहीं है? नहीं, आप बता दें, यही बात मैं आपसे पूछता हूं, क्या बता दें, क्या वो अपोजिशन लीडर है? नहीं, वो बिल्कुल देखें आइन के मुताबिक वो ऑपोजिशन लीडर तो है। आइन ये कहता है ना कि 30 दिन में 90 दिन में इलेक्शन कराएं। आइन ही कहता है कि 90 दिन के बाद अबूरी सेटअप खत्म हो जाएगा। आइन ये कहता है कि हुकूमत पाबंद है तमाम वसाइल प्रोवाइड करने की, उसको देने की इलेक्शन कमीशन को। उस आइन पे नहीं आप आ रहे, और ये आइन ठीक है। नहीं, हमने कोई गैर आइनी काम नहीं किया। हम तो देखें, हमने हकायक रख दिए हैं जो सूरत हाल हमें लगती है। हमारे लिए इस वक्त सेंसस के अंदर ह्यूमन रिसोर्स ऑक्यूपाइड है, वो 30 अप्रैल को फारिग हो जाएगा, उसके बाद वो दिया जा सकता है अगर वो देना है, लेकिन तब फिर 1-2 महीनों का फ़र्क रह जाएगा। वो बेहतर है कि इलेक्शन जो है एक साथ हो जाए। ये हमारा मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर है राना साहब। देखें, आप भी इससे एग्री करेंगे कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शन मुख्तलिफ सूबों में और वफाक में अलग-अलग डेट्स पे होते हैं तो ये तो नई बुनियाद होगी लड़ाई झगड़े की। यहाँ तो एक नॉर्मल सूरत हाल में चले एक मशवरा समझ ले राना साहब। आप ये कहते हैं, आज भी बयानात बहुत से आए कि इलेक्शन कमीशन अगर कोई फैसला करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। ये पीडीएम के एलामिये के अंदर ये बात है। ठीक है, मान लिया इस बात को, तो आप फिर मान लें कि इलेक्शन कमीशन ने जो ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने के बाद रुकनीत बहाल की है जितने अराकीन की, और स्पीकर साहब उन्हें ऐवान में दाखिले की इजाज़त नहीं दे रहे, आप उन्हें ऐवान में दाखिले की इजाज़त दे दें, अपोजिशन लीडर उनका बन जाएगा, उनके साथ मुशावरत करके नाम फाइनल कर लें। देखिए, ये मैं समझता हूं कि ये जो स्पीकर साहब हैं, एक तो ये उनका काम है और बिल्कुल ऐसा हो जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर ईसीपी ने ऐसा कोई डायरेक्शन दिया है, मेरी नॉलेज में नहीं है, मैं माजरत मैं उससे अपडेट नहीं हूं, लेकिन अगर ईसीपी ने दिया है तो फिर तो उसके अहकामात को पूरा करना चाहिए। राना एहसान साहब, आप क्या समझते हैं, आने वाले दिनों के अंदर अगर वकला तहरीक का आगाज हो जाता है, 2007 की तारीख को दोहराया जाता है, फिर क्या करेंगे? वकला किस चीज को सपोर्ट करेंगे? देखें, कभी भी वकला जो हैं, जो मेजॉरिटी वकला पाकिस्तान के हैं, वो तो मेजॉरिटी फैसले को मानेंगे जो 4-3 का फैसला है। वो तो ये जो सुओ मोटो को कलेक्टिव विजडम की तरफ लेके गए हैं उसको सपोर्ट करेंगे। वो कभी भी फर्द वाहिद को, डिक्टेटोरियल पावर्स को सुप्रीम कोर्ट में नहीं सपोर्ट करेंगे। तो मैं तो समझता हूं कि वकला जो हैं वो तो हमारे साइड गवर्नमेंट के मौक़िफ़ के साथ होंगे, यानी वकला हुकूमती मौक़िफ़ के साथ होंगे। वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के साथ नहीं चलेंगे। पाकिस्तान के हालात जो हैं ये भी बेहतर होते दिखाई नहीं देते, और इलेक्शन अगर कंबाइन हो, कुली तौर पे हो, तो वही पाकिस्तान के लिए बेहतरी का असबाब निकाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया एहसान अफजल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, सियासी मुआशी मंजरनामे में मजीद बात की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। नाज़रीन, हुकूमती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आपने सुन लिया। हुकूमती प्लान क्या है वो भी आपके सामने है। हुकूमत अक्टूबर में ही इलेक्शन चाहती है, और हुकूमत इस दावे की यकीन दहानी करवा रही है कि अगस्त में ये हुकूमत नहीं रहेगी, निगरान सेटअप आ चुका होगा। लेकिन फिर वहाँ पे सवाल ये पैदा होते हैं कि निगरान सेटअप तो वफाक में आएगा, दीगर 2 सूबों में आएगा, लेकिन 2 सूबों के अंदर निगरान हुकूमतें जो मौजूद होंगी वो आइनी हद से ज़्यादा किस तरीके से बैठ सकती हैं, ये एक बुनियादी सवाल है। इसी के ऊपर बहुत बहस मुबाहिसा होगा। राना साहब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल अपनी कोर कमेटी के इजलास में जो फैसला किया था और टास्क सौंपा गया कुरैशी साहब को और परवेज़ इलाही साहब को, वो अपने उस टास्क में किस हद तक कामयाब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, एक बात तो बड़ी क्लियर है, मुझे तो पहले हंसी आ रही थी, हमसे पहले वो राना अली अफजल साहब कह रहे थे, राना एहसान अफजल साहब, क्या नाम बोला जी? राना एहसान अफजल साहब कह रहे थे कि जनाब का हम अगस्त में नहीं होंगे। अच्छा, उन बेचारों को पता ही नहीं, मेरे भाई हैं वो बड़े, और कई बातें ऐसी कर जाते हैं जो बिल्कुल सच्ची होती हैं लेकिन कि उनके जो पार्टी है और उनके जो बाकी लीडर हैं, उनके एलामिये के मुताबिक तो, उनके अपनी सोच के मुताबिक तो वो जा ही नहीं रहे।
वो 2 माह बाद या 3 माह बाद इलेक्शन के से यहाँ से फारिग होकर किसी और के हवाले करके चले जाएं, ये मुमकिन नहीं है। एक तो बात ज़रूर मिलेगी। दूसरी बात है कि आज बहुत सी खबरें ऐसी हैं जो अभी मंजर आम पे नहीं आई। मैं खबर आपको दे देता हूँ, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ। खबर यह है कि एक बात बड़ी क्लियर है, बड़ी क्लियर सी बात है, और बात बड़ी क्लियर ये है कि इस वक्त मौजूदा हालात में सिर्फ जमात इस्लामी नहीं, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के बहुत से लोगों ने तहरीक इंसाफ को, जो इनके नज़रियाती लोग हैं, ये यकीन दहानी करा दी है। नून लीग के बहुत से लोगों ने यकीन दहानी करा दी है। इवन बाप के कुछ लोगों ने यकीन दहानी करा दिया है कि जनाब अगर ये आइन से मुतसादम कोई काम करेंगे तो हम आपकी तहरीक का हिस्सा बनेंगे। अच्छा, इसमें उन्हें पॉलिटिकल बेनिफिट क्या होगा? जी, उन्हें बेनिफिट कोई नहीं। वो कहते कुछ बहुत से लोग होते हैं जो बेनिफिट के बगैर होते हैं, जो नजरियाती होते हैं, जिनकी वजह से सियासी जमातें चल रही होती हैं, जिनकी वजह से सियासी जमातें खड़ी होती हैं, जिनकी वजह से सियासी जमातें अपना रोल अदा करती हैं। देखें, जमात इस्लामी के पास 1 सीट है, जो भी है वो अपना रोल अदा कर रही है। पीपल्स पार्टी के अंदर एतजाज़ हसन खुल के बोलते हैं, लतीफ़ खोसा खुल के बोलते हैं, इसी तरह और भी बहुत से लोग हैं। MKM के अंदर भी यही कुछ लोग हैं। मेरी आज MKM के एक बड़े जुम्मेदार शख्स से बात हुई, बात मैंने अपने प्रोग्राम के लिए करनी थी। जब मैंने उससे बात की तो उन्होंने कहा भाई अब तो टाइम ही थोड़ा रह गया। मैं कहा क्या मतलब? कहते ये जिस तसादम की तरफ जा रहे हैं हम, बज़ाहिर तो उन्होंने अपनी एक नाम लिया, मैं यहाँ जिक्र नहीं करूँगा, कि हम उनकी वजह से बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, जिस वजह से ऐलान नहीं कर रहे। उनका बज़ाहिर तो फिर इस मामले के बाद ना अवामी तौर पर और ना सियासी तौर पर हम किसी जगह खड़े ही नहीं हो सकते। तो मैंने कहा ये आपसे राब्ते हुए हैं? उन्होंने कहा चौधरी परवेज़ इलाही साहब से हमारा राब्ता हुआ है, हमने जिनको यकीन दहानी करानी थी उन्हें बता दिया। और चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो जोड़ तोड़ के मास्टर हैं। चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं उनका ये रोल बड़ा बेहतरीन है, उन्होंने काफ़ी बड़ा डेंट डाला है। आप ज़रा वेट करें, ये 2, 3, 4, 5, 6 दिन की बात है। इनको समझ नहीं आनी। अगर इनके जहन में या इन तमाम सियासी जमातों को 1% भी ये यकीन हो कि ये इलेक्शन जीत सकते हैं, 1% भी ये यकीन हो कि इनके लोग इनके साथ कायम रह सकते हैं, इनके लोग इनके साथ स्टैंड कर सकते हैं, तो आज ये एलामिया ना होता। ये जो एलामिया जारी किया गया ना, इससे हट के बहुत सी बातें हुई हैं, वो तो कल के प्रोग्राम में हम बताएंगे क्या क्या बातें हुई। लेकिन मुझे एक बात बता दें, सिंपल सी, मुलाकातें शुरू हो गई। अब जो तहरीक चलेगी, जरा उस तहरीक में देखिएगा कौन कौन आता है। इमरान खान ऐसे नहीं सब कुछ कर रहा, कप्तान इस तरीके बिल्कुल बगैर सोचे समझे नहीं कर रहा, बड़ी प्लानिंग से सारा कुछ हो रहा है। और इन्हें पता है कि ये जिन लोगों के साथ लड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ ये सारा कुछ कर रहे हैं, वो PDM कितनी ताकत में है, वो क्या कर सकती है, और इन्हें उनके तौर के लिए क्या करना है। अब देखें, PDM ने जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले मुतनाज़ा बना दिया। भाई फैसला सीधा सीधा है, कप्तान क्यों कहता है फुल बेंच बना लो? क्यों हर शख्स से रब्ता कर रहे हैं? क्यों इन्होंने रब्ता मुहिम शुरू कर दिया? इसलिए कि हर शख्स, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से है, चाहे वो सिविल सोसाइटी से है, चाहे वो वकला है, कोई भी है, वो वाज़े तौर पे कहते हैं हम आइन से हट के काम नहीं करेंगे। हम आइन की बहाली, आइन को कायम रखने के लिए आइन के तहत जो मामलात है उन्हें लेकर चलेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। अब मुझे बताएं, जहाँ पे आइन की बात होगी, जहाँ पे आइनी मामलात होंगे, तो वहाँ पर तो हर सियासी जमात और उसके अंदर नज़रियाती लोग, आप ज़हन में रखिएगा, वो आपके साथ चलेंगे। तहरीक इंसाफ एक बड़ा डेंट डालने जा रही है। ये राब्ते जो हो रहे हैं, इन राब्तों को सिर्फ खाली राब्ते ना समझे, इन राब्तों के बाद आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। और ये जो सरप्राइज़ मिलेगा ना, ये सरप्राइज़ हैरान कुन सरप्राइज़ होगा, और हुकूमत उस सरप्राइज़ के मुतल्लिक सोच भी नहीं सकती। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तदब्बर और हिकमत के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। इसी हवाले से सियासी जोड़ तोड़ का सीज़न होने वाला है, और इसके नताइज क्या रहेंगे वो वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।